नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मज़े में ही होंगे। YouTube में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में मैं कनक थान की आपको पाठ 9 समय सारिणी वो पाठ समझाऊंगी। तो समय सारिणी, तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि समय सारिणी यानी क्या। समय सारिणी, समय का सदुपयोग करके हम जो उसका समय के हिसाब से आयोजन करते हैं, यानी उसको टाइम टेबल कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे समय सारिणी। तो समय सारिणी हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कैसे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, उसके बारे में आज हम ज़रूर समझेंगे और डिटेल से समझेंगे। तो हमारे लिए समय बहुत कीमती होता है। समय हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। यदि समय का सदुपयोग नहीं किया तो हमारा जीवन भी असफल हो सकता है। तो बच्चों, हमें समय का सदुपयोग करके आयोजन करना चाहिए। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन होना चाहिए। कोई भी काम करना हो, चाहे कोई भी काम हो, उसका व्यवस्थित आयोजन अगर नहीं हुआ है तो वो काम सफलतापूर्वक नहीं हो पाता। इसीलिए हमें हर कार्य के लिए पहले आयोजन कर लेना चाहिए। समय की बचत के लिए हमारे रोजमर्रा के काम, पाठशाला हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे बस स्टैंड हो, उन सभी को साधारण तरीके से या अच्छी तरीके से चलाने के लिए उसका समय का आयोजन किया जाता है। चाहे कोई भी काम हो, उसके लिए सुंदर आयोजन हमें पहले बनाना चाहिए। यहाँ भी कुछ समय सारणी दी गई है, उसको हमें विस्तार से देखना है। फिर यहाँ क्या बताया कि एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं, उसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं। उपभोक्ता, वस्तु का उपयोग करने वाला उपभोक्ता। तो इस उपभोक्ता के फर्ज क्या क्या है, अधिकार क्या क्या है, उनके बारे में भी यहाँ जानकारी हमें दी गई है। तो हम देखते हैं ये समय सारणी पाठ। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की समय सारणी दी गई है, यानी टाइम टेबल। तो पहला है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे तो उसमें पेज नंबर 51 में पाठ 9 आपको खोलना है। तो आप उसमें देखेंगे कि पहले दिया है कि बच्चों, आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। तो हम हर दिन सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, वो हमें यहाँ लिखना है। तो बच्चों, आपका जीवन जो अभी है वो पढ़ाई के लिए है। तो आप एक विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी के लिए रोज़मर्रा की यानी रोजनिशी में आप हर दिन इस तरह टाइम टेबल बना सकते हैं कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, फिर कितने बजे खाना है, फिर खेलने का टाइम क्या है, पढ़ने का टाइम क्या है, या तो गृह कार्य करना है, तो उसके लिए भी अलग अलग समय आपको दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले लिख सकते हो कि मैं 6 बजे उठता हूँ, फिर 6 से 7 बजे मैं दैनिक कार्य करता हूँ, फिर स्कूल के लिए निकलता हूँ। पाठशाला भी लिख सकते हो। फिर यहाँ हर बात के लिए समय देना है, भोजन के लिए या अपने खेल कूद के लिए, टीवी देखने के लिए, या जो भी कार्य करते हो वो सब कुछ आपको यहाँ लिखना चाहिए। तो ये आपको काम घर पे करना है। आप ऐसे समय का आयोजन करके समय सारणी घर पे बना सकते हो। दूसरा प्रकार है कि आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं, इसकी समय सारणी बनाइए। तो हमारे घर के सदस्यों के बारे में जानकारी हमें यहाँ देनी है। मानो कि आपके घर में आपके दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन जो भी है, जो भी जितने बजे जाते हैं, मानो कि पापा है वो सर्विस के लिए जाते हैं, तो लिखना है पापा कितने बजे जाते हैं, कहाँ जाते हैं। ये 3 बॉक्स आपको बनाने हैं। तो मानो कि आपको ये घर पे बनाना है, तो किस तरह बनाना है वो अभी हम देखते हैं। बच्चों, आइए अब पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा था दैनिक कार्य वाला, उसका आपको किस तरह बनाना है। पहले क्रम, समय और प्रवृत्ति। एग्जाम्पल के तौर पर
आप पहले क्रम में 6 बजे उठते हो तो लिखना है 6 बजे उठना। दूसरे क्रम पे लिखना है 6 से 7 में दैनिक कार्य करना, यानी कि नहाना, ब्रश करना, नाश्ता करना, रेडी होना, ये सब कुछ इसमें कर लेना है। फिर तीसरे क्रम पे 7 बजे तो पाठशाला जाना, और इस तरह आपको शाम तक का, आप सोने तक का कार्य यहाँ बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपने जो समय सारणी का देखा, उसमें हमने समझा कि आपको बताना है कि आपके घर पे कौन कौन है, कितने सदस्य है और कौन कहाँ जाता है। तो उसमें क्रम, समय और कहाँ। तो मानो कि दादाजी है तो वो सुबह 7 बजे मंदिर जाते हैं, तो यहाँ लिख देना है मंदिर। फिर पापा, तो मानो कि वो नौकरी करते हैं तो 8 बजे जाते हैं, तो लिखना है 8 बजे और नौकरी के लिए जाना। इस प्रकार जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में जानकारी लेना है। आगे अब नया उदाहरण देखते हैं। अब समय सारिणी है बस डेपो की, जो राधनपुर बस डेपो की हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। डेपो के हिसाब से यहाँ जो विभाग होता है उसके अनुसार समय सारिणी बनाई जाती है। तो यहाँ राधनपुर बस डेपो पालनपुर विभाग का जो टाइम टेबल है वो यहाँ दिया गया है। उसमें प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4 और 5 प्लेटफॉर्म नंबर दिए गए हैं, और उन प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी बस आएगी, कितने बजे जाएगी, ये सब माहिती दी गई है। तो बच्चों, आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो कुछ ब्लैक अक्षरों से और कुछ रेड अक्षरों से लिखा गया है। तो हमारी अनुकूलता के लिए हमें ये दिखाया गया है कि काले रंग से लिखे रूट लोकल बस के हैं और लाल रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस के हैं। तो इस तरह अलग अलग हमें माहिती मिल जाए, इसीलिए एक्सप्रेस और लोकल बस की जानकारी हमें मिल जाती है। मानो कि अगर बस स्टैंड है, उसने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया तो कितनी दिक्कतें हमें उठानी पड़ती, हर एक व्यक्ति को बहुत मुश्किलें भोगनी पड़ती, और किसी को पता ही नहीं चलता कौन सी बस कहाँ आने वाली है, कौन सी बस कहाँ जाने वाली है और कहाँ पे खड़ा रहना है। यहाँ तो प्लेटफॉर्म नंबर दिया गया है, यानी वहीं आप खड़े रह सकते हो और वहीं आपको बस का इंतज़ार करना होता है। अगर समय सारणी नहीं बनाई होती तो कितनी तकलीफ़ें, कितनी दिक्कतें आती है। इसीलिए यहाँ हर एक समय का आयोजन किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म 1 में वाराही रापर की ओर की बसें हैं। प्लेटफॉर्म 2 पे भुज मांडवी की तरफ जाने वाली बसों की जानकारी है। प्लेटफॉर्म 3 में शमी शंखेश्वर की ओर जाने वाली बसों की जानकारी है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे दियोदर और भाभर की ओर जाने वाली बसों की जानकारी दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे महसाणा और अहमदाबाद की ओर जाने वाली बसों की जानकारी हमें दी गई है। यहाँ हम देखते हैं कि बस का नाम मानो कि सूरत से रापर जाने वाली बस है, तो उसका समय क्या है ये भी हमें दिखाया गया है। तो हर एक प्लेटफॉर्म में हर एक बस का टाइम टेबल यहाँ इस तरह दिया गया कि कौन सी बस कितने बजे जाएगी। फिर कुछ एक्स्ट्रा बसें जाएगी, कब कब जाएगी, तो हम देखते हैं कि हमारे जूनागढ़ में महाशिवरात्रि का मेला है वो महत्व रखता है। तो यहाँ दूर दूर के गांवों से या शहरों से लोग आते हैं, इसीलिए कुछ बसें महाशिवरात्रि पर लगाई जाती है। वैसे ही राधनपुर बस डिपो में हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस चलाई जाती है, क्योंकि वहाँ चोटीला, अंबाजी, मोमई मोरा, बेचराजी पे जाने वाले लोग बहुत होते हैं। यानी पूनम की महिमा होती है तो वहाँ सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो इसीलिए एक्स्ट्रा बसें भी रखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया है कि राधनपुर से चोटीला, राधनपुर से अंबाजी, राधनपुर से मोमई मोरा और राधनपुर से बेचराजी। तो ये एक्स्ट्रा बसें लगाई जाती है। कोई महोत्सव होता है और या कोई खास त्यौहार होता है तो एक्स्ट्रा बस भी चलाई जाती है। आगे देखते हैं कि एक अगला जो उदाहरण हमें दिया गया है वो टीवी चैनल का है। तो इसके हिसाब से टीवी के प्रोग्राम कितने बजे, कौन सी चैनल में कौन सा प्रोग्राम आएगा, उसके बारे में भी
बताया गया है। तो इस तरह यहाँ अलग अलग जो चैनल है उसकी समय सारणी भी दी गई है। यहाँ कुछ प्रश्न भी आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो बस स्टेशन की जानकारी के लिए कि काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो काले रंग से लिखित रूट का मतलब है कि वो लोकल बस है, और लाल रंग से लिखित बस का मतलब क्या है। तो लाल रंग से लिखित रूट का मतलब है कि वह बस एक्सप्रेस है। अब बताइए कि प्लेटफॉर्म 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस। तो इसी तरह कोई भी प्रश्न आए तो हम अपनी समय सारणी में से देखकर कौन सी बस किस तरह जाने वाली है वो हम बता सकते हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 में सभी एक्सप्रेस बस है, यानी जो बस वो बताते हैं वो एक्सप्रेस बस है। इसी तरह समय सारणी के हिसाब से कोई भी प्रश्न पूछे तो उसकी जानकारी मिल जाती है। और हमें बस स्टैंड के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए और हवाई जहाज़ के लिए अलग अलग वेबसाइट भी यहाँ दी गई है। आप लोगों को भी पता ही होगा, अब तो पूरी जानकारी सभी लोगों को होती है कि कौन सी वेबसाइट पर सर्च करने से आपको रेलवे स्टेशन की जानकारी मिलती है, कौन सी वेबसाइट पे जाने पर एयरपोर्ट की जानकारी मिलती है और बस स्टैंड की। आज ये आम बात हो गई है, पहले के ज़माने में ये सुविधा नहीं थी, पर आज सभी उपलब्ध है। तो आगे देखते हैं। फिर आपको बताया गया है कि आपको टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं और कौन कौन से कार्यक्रम आप देखते हो। इसकी जानकारी के लिए आपको एक समय सारणी बनाने के लिए कहा गया है। तो आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद है, कार्यक्रम का समय कितने बजे का है और चैनल का नाम, ये तो आपको लिखने में मज़ा ही आएगा। हाँ, आप लोगों को टीवी पर प्रोग्राम देखना भी अच्छा लगता है और आप जो भी प्रोग्राम देखते हो यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको फर्स्ट नंबर देना है और मानो कि आपको 3 प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो उन 3 प्रोग्राम का नाम लिख सकते हो और कौन सा प्रोग्राम है और कौन सी चैनल पे देखते हो ये भी आप लिख सकते हो। और इसमें से आपको उसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये आप जब बनाओगे उसके हिसाब से ही आप उसके उत्तर दे पाओगे कि आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद है। फिर शिक्षा संबंधी कोई भी प्रोग्राम आप देखते हो कि नहीं, तो शिक्षा संबंधी प्रोग्राम आपको देखने चाहिए। कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारी सोच को आगे बढ़ाते हैं, हमारा ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम भी आप लोगों को देखने चाहिए। क्विज कॉन्टेस्ट होती है तो हम देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति जो प्रोग्राम आता था, तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे, उसमें आपको कई सारी जानकारी मिलती है। तो इस तरह के प्रोग्राम भी आपको देखने चाहिए। फिर आगे दिया गया है कि हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं। ग्राहक कहा जाता है ना उसे। तो हम बाजार में जाते हैं तो कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में पैसे देते हैं। तो हमारा यह भी अधिकार होता है कि हमने जो वस्तु खरीदी है वो अच्छी हो और हमें उसका मुनाफा हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा एक हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नापतोल, भावताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल का मेनू का अभ्यास भी करेंगे। तो हम जब कोई भी चीज़ बाज़ार से खरीदते हैं तो उसकी कीमत क्या है, कब बनी है, कब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, या एक्सपायरी डेट तो नहीं चली गई, ये हमें देखना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है और अधिकार भी हमारा है। तो ये हमें माहिती देते हैं कि अगर उसमें से आपको वो जो कीमत है वो ज़्यादा ले रहे या उसने जो नियम बनाए उसके हिसाब से नहीं है तो ग्राहक सुरक्षा में हम कंप्लेन कर सकते हैं। ये जानकारी हमें यहाँ दी गई है। फिर यहाँ एक होटल का मेनू दिया गया है। आप लोगों को होटल का मेनू तो बहुत अच्छा लगेगा, बराबर है। सभी लोगों ने देखा ही होगा कि हम हर एक होटल में जाते हैं तो वहाँ पे मेनू हमें दिया जाता है। हर एक होटल का मेनू अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि सब्जी का अलग होता है, फिर पंजाबी के लिए अलग होता है या चाइनीज़ के लिए अलग होता है, कुछ ठंडे के लिए अलग होता है,
या सलाद के लिए भी अलग होता है। इस प्रकार यहाँ अलग अलग वस्तु दी गई है। फिर आपको ये जानकारी प्राप्त करनी होगी और ये आपको जो टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ दिया गया है वो आपको कार्यवाही करनी होगी। आपको कहा गया है कि उपयुक्त मेनू में से आपको खाने में क्या पसंद है। मानो कि आप होटल में गए हो, आपको कोई मेनू दिया जाए, फिर उसमें से आपको क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनानी है और उसके दाम क्या है, मूल्य यानी उसकी जो भाव क्या है, मोल क्या है, वो आपको लिखना है। तो 3 बॉक्स बनाना है, पहले क्रम, फिर वस्तु का नाम और मूल्य। मानो कि आपने 4 चीज़ें मंगवाई है तो उन 4 क्रम देकर उसमें उसका नाम लिख देना है। फिर उनके आपको कितना दाम चुकाना है वो लिखना है। फिर टोटल करना है कि कितने रुपए हुए। क्यों करना है ये? क्योंकि आपको पता चले कि आपको कितने रुपीस चुकाना है। मानो कि कोई भी होटल में गए हो, आपको बिल दिया जाए पर अगर ज़्यादा दिया गया हो तो इसकी जांच हमें करनी चाहिए। बच्चों यहाँ सावधानी रखनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है जो हमने नहीं मंगवाया है वो भी उसमें ऐड किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये आपको काम करने के लिए दिया गया है। तो उसके रिलेटेड प्रश्न भी दिए गए हैं कि क्या आप कभी कोई भी बिल की कुल रकम जांचते हैं? कभी आप कहीं वस्तु लेने के लिए गए हैं या होटल में गए हो तो बिल आया कि तुरंत चुका दिया, तो कभी आप जांच करते हो कि जो टोटल है वो जो बिल है वो बराबर है कि नहीं? तो ये देखना चाहिए। हमें बिल के कुल मूल्य को क्यों जांचना चाहिए? तो यहाँ हमें प्रश्न पूछा गया है कि बिल के मूल्य को क्यों जांचना चाहिए। हमने अभी बात की ना कि कई बार गलतियाँ भी होती है, या तो गलती से हो जाता है या तो कोई जानबूझकर भी हमारा नुकसान करता है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। फिर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? तो कोई भी वस्तु लेते हैं, मानो कि कोई भी चीज़ हमने बाजार से ली है और वो डिफेक्टिव हो, खराब हो, तो बदलनी हो, तो भी हमें बिल वहाँ वापस करने के लिए या चेंज करने के लिए हमें वो बिल चाहिए, तो ही वो मान्य रहता है। या आज GST का बिल लेना है, वो भी सरकार के नियमों के अनुसार भी हमें बिल लेना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले इस चिन्ह का क्या अर्थ है? तो यहाँ ग्रीन चिन्ह दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब ग्रीन चिन्ह लगाया गया हो खाने पीने की चीज़ों पर तो वो शाकाहारी वस्तु है, ऐसा हम समझ लेते हैं। बराबर, ये जानकारी हमें यहाँ दी गई है। आगे हमें एक और समय सारणी दी गई है कि पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान, यानी कि जो सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है उन राशन के दुकानों की जानकारी यहाँ दी गई है। राशन कार्ड हमें होता है ना, सभी लोगों का एक राशन कार्ड होता है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से सरकार ने ये तय किया होता है कि APL कार्ड और BPL कार्ड, यानी कि उसकी आवक के अनुसार, इनकम के अनुसार उसे IPL और BPL कार्ड दिया जाता है। तो इसी प्रकार उससे वहाँ सरकार मान्य वाजिब भाव की दुकान से कुछ चीज़ें मिलती है। यहाँ एक हमें उदाहरण दिया गया है, देखते हैं। तो उसमें क्रम, वस्तु का भाव, प्रति आदमी अनुपात, प्रति कार्ड अनुपात, अधिकतम संख्या अनुसार और कीमत। वस्तु का नाम यानी जो भी चीज़ आपको मिलेगी उसका नाम है। एक व्यक्ति दीठ प्रति आदमी यानी एक व्यक्ति दीठ कितना अनाज मिलेगा उसके बारे में जानकारी है। फिर अधिकतम कितना दिया जाएगा वो, और मूल्य दिया गया है, यानी कि चीनी, नमक, गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, ये सब चीज़ें आपको राशन कार्ड की दुकान से आपके राशन कार्ड के हिसाब से आपको मिल जाएगी। और एक मानो कि चीनी है तो एक व्यक्ति दीठ उसको 350 ग्राम चीनी दी जाएगी। तो जितने हमारे घर में सदस्य है उसके हिसाब से हमें वो चीज़ मिलेगी और उसका दाम है 13 रुपये 50 पैसे। ये हमारी सिर्फ जानकारी के लिए है कि इस प्रकार ये दिया जाता है। जितने व्यक्ति घर में हो, 4 हो तो उसके हिसाब से, फिर 5 हो तो उसके हिसाब से हमें दिया जाता है। आगे देखते हैं इसके
संबंध में कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि उपयुक्त भावपत्र के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपये में होगी। ये भी आपको बनाना है कि आपको एक पूरा बॉक्स बनाना है और आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आपको चीनी कितनी मिलेगी, गेहूं कितना मिलेगा और चावल कितना मिलेगा, तो इसमें से आपको हर एक जानकारी मिलेगी और आपका जो गणितिक ज्ञान है यानी मैथ्स का ज्ञान है वो भी बढ़ेगा। ये कार्यवाही आपको घर पे करनी है। फिर योग्यता विस्तार में देखते हैं तो कई शब्द दिए हैं हमें ऐसे जो हमें पता नहीं होते हैं। हिंदी और गुजराती दोनों शब्द दिए हैं जो कई बार हम जानते भी नहीं हैं। तो यहाँ वाणिज्य उपयोगी यानी हमारे बाजार में कौन कौन से शब्द उपयोग में किया जाता है, तो देखते हैं हम कौन कौन से शब्द है। अंश यानी शेर, उठाव यानी उपाड़, उधार यानी उधार, औसत यानी सरासरी, कमी बेसी यानी વધઘટ, पीढ़ी यानी पेढ़ी, खरीददार यानी ग्राहक, गिरावट यानी घटाड़ो, बखार यानी वखार, घटबट यानी વધઘટ, चुंगी यानी जकात, जमा यानी जमा, जोखिम यानी जोखम, दस्तखत यानी सही, नकद यानी रोकड़ा, नीख यानी नेट, नीलाम यानी हराजी, पेशगी यानी बानू, बट्टा यानी वड़तर, बढ़ती यानी उछाड़ो, बिकवाली यानी वेचाण या विक्रय, मुनाफा यानी नफो। इस तरह के सारे शब्द दिए गए हैं। हमें पाठ्य पुस्तक में से देखकर वो समझ लेना है और याद करना है और याद रह जाए। इस तरह आपको हर एक प्रकार की जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो इस तरह इस पाठ में हमें अलग अलग प्रकार की समय सारणी दिखाई गई है और किस तरह हमें समय सारणी का उपयोग होता है वो भी यहाँ बताया गया है। और समय सारणी के कारण हमारा समय का सदुपयोग होता है और हमारे जीवन में उसका बहुत ही महत्व है। इसीलिए हमें हमारे दैनिक कार्य की समय सारणी बनानी चाहिए। बनाओगे ना आप भी? समझ में आ गया ये पाठ? आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।